हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना सब ठीक है। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और बताइए कैसी थी होली आपकी, कैसे सेलिब्रेट किया? कुछ लोगों ने मंडे किया, कुछ लोगों ने ट्यूसडे किया। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, फिर हम लोग, आज तो क्लोज टेस्ट है ना, 2 क्लोज टेस्ट है, PQRS है और पैसेज भी है। ऑडियो वीडियो बता देना सब ठीक है। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना। गुड आफ्टरनून मुकेश, रुचि, श्रेया, सबा, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद मतलब 1 वीक बाद मिल रहे हैं। ठीक है, लास्ट ट्यूसडे को हम लोग की लास्ट क्लास हुई थी। वेंसडे से तो मैं छुट्टी पे चली गई थी। वी आर मीटिंग आफ्टर 1 वीक। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल गुड। चलो एज यूजुअल लेट अस स्टार्ट। क्लोज टेस्ट आपके सामने है। जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं उनको बता दिया जाए, प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, एक देख लीजिएगा। ये क्लोज टेस्ट है, पहला क्लोज टेस्ट है। ओके, और एक बार आप अपनी तरफ से ट्राई करिएगा। आंसर अभी कमेंट बॉक्स में मत दीजिएगा, अपने आंसर अपने पास रखिएगा। जब मैं पूछूंगी तब बताना। चलो पढ़ो, स्टार्ट करो। आई एम फाइन, आई एम फाइन। अरे बेकार थी होली, बहुत अच्छी थी, बेकार थी। अगले साल अच्छी होने वाली है ना। जिसको बेकार थी उसको अगले साल अच्छा कर देना है। चलिए अब बातचीत बंद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भी अपना कश्मीर वाला ट्रिप को बहुत इंजॉय किया। क्लास मॉर्निंग में शेड्यूल दिखा रहा था, मॉर्निंग वाला क्लास भी मैंने लिया है 9:30 बजे वाला, और अभी तो 1 बजे वाला है। सिलेक्शन के बाद अगले वाला जम के एंजॉय करेंगे। अभी आप लोग स्टूडेंट हो, अभी तो पढ़ोगे ना। एक बार सेट हो जाओगे तो फिर एंजॉय करोगे। चलिए अटेम्प्ट करिए, एक बार बता दूं। काफी सारे बच्चे मुझे नए दिख रहे हैं। देखो ये प्रैक्टिस बैच है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। अभी होली के बाद काफी दिन बाद हम लोग मिले हैं ना। देख रही हूँ तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, एक बार क्लियर कर दूं। ठीक है, आपका अचीवर 1.0 अचीवर 2.0 बैच है। अचीवर्स बैच है, इसका नाम 2.0 है। इस बैच में 2 लाइव क्लास चलता है, एक ग्रामर का, और इस बैच में आपको 3 बैच मिला होगा। ठीक है, जिसने अचीवर 2.0 बैच लिया है उसको 3 बैच मिला होगा। एक ग्रामर का मिला है, एक वोकैब का, मतलब एक बैच में आपको 3 बैचेस मिले, और तीसरा प्रैक्टिस बैच। ठीक है, नए बच्चे जुड़े हैं देख रही हूँ। ग्रामर का बैच सुबह 9:30 बजे चलता है। ठीक है, जिसको ग्रामर करना है सुबह 9:30 बजे आएंगे। आज मैंने इसमें टेंस टॉपिक शुरू किया था। इसमें मैंने आपको वो सब पढ़ा दिया है ना, कंजंक्शन पढ़ा दिया है, वर्ब पढ़ा दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है। तो टेंस आज शुरू किया है। ये सुबह क्लास चलता है मंडे से फ्राइडे। और ये जो वोकैब का बैच है ना, ये समुद्र मंथन बैच, ये तो रिकॉर्डेड है। ठीक है, समुद्र मंथन का आपको रिकॉर्डेड देखना है। काफी सारे बच्चों ने छुट्टी में, मैं गई थी तो फायदा उठा के काफी आगे बढ़ गए होंगे। ये रिकॉर्डेड है और ये फिर से लाइव है। ये लाइव 1 बजे चलता है। ठीक है, ये लाइव बैच है जिसमें को मंडे, वेंसडे को और फ्राइडे को हम लोग क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज करते हैं मोस्टली। ठीक है, और ट्यूसडे और थर्सडे को, ये भी 5 दिन चलता है। स्पॉटिंग एरर्स मैंने इसमें टॉपिक वाइज करवा दिया है। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव टॉपिक वाइज करवा दिया है। इसमें एरर्स चलता है। कल एरर्स चलेगा, कल मैं इंप्रूवमेंट लेके आऊंगी। इसमें फिलअप्स वगैरह है, वोकैब वगैरह सब चल रहा है। ठीक है,
अच्छा, आपने एक पैसेज सेंड किया था, उसको सॉल्व करवा दीजिएगा। हाँ, मैंने विकास को बोला है कि जो भी बच्चे डाउट में पैसेज या क्लोस्टर्स भेज रहे हैं ना, उसको अलग से सेट कर लेना है। उसको डाउट बैच में बताना मुश्किल हो जाता है, उसको अलग से सेट करवा के आपके बैच में करवा देना। ओके, ठीक है, तो बता दिया ना। आज जिसकी पहली क्लास है, जिन बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस बैच चाहिए वो तो ये वाला करेंगे, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी नया नया ज्वाइन भी किया है ना, आप क्लोज टेस्ट और वो सब बैच में आइएगा, धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट होगा। या पहला क्लास से देखिए। हाँ, चलो, बातचीत बंद, अब आराम से बनाओ। जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा ना, तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। पहला वाला स्लाइड डन हो गया है, ओके। दूसरा, बन जाएगा तो डन बोलेंगे। जो कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं ना, तुरंत ब्लॉक हो जाएंगे। रिफ्रेश कर दो एक बार। नेक्स्ट, ये डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी, कार्टून, मिकी माउस, ये सब तो सुना ही होगा। फोर्थ वाला रॉन्ग हो सकता है। चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है, स्टार्ट किया। पहले आप अपना आंसर दोगे, उसके बाद में फिर मैं आराम से समझाऊंगी। चलो बताओ। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल इन द वर्ल्ड, वॉल्ट डिज्नी, लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में ही उसने स्कूल छोड़ दिया। एंड स्टडीड आर्ट, आर्ट की पढ़ाई की, फॉर अ डैश पीरियड ऑफ टाइम। पहला का आंसर बताओ। पहले आप अपना आंसर बताते जाओ, उसके बाद फिर मैं ठीक से इसको समझाऊंगी। सेकंड वाला, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सेकंड वाला, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। पहले मैं आपका आंसर तो ले लूं, ताकि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ना। रिलेशनशिप, इन रिलेशनशिप विथ हिज ब्रदर, उसने कार्टून, हॉलीवुड में कार्टून बनाना शुरू किया, कोई मूवी वगैरह बनाना शुरू किया, रिलेशनशिप बनाकर
नहीं नहीं, पार्टनरशिप, भाई के साथ पार्टनरशिप में, दोनों पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस या कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला इजी है। इजी है। थर्ड वाला देखो, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। इज बेस्ट नोन फॉर हिज डैश कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस। मिकी माउस को सब लोग पसंद किया था ना। हाँ, लवेबल लवेबल कैरेक्टर थे, सबने प्यार दिया था मिकी माउस। फोर्थ, फोर्थ वाला रॉन्ग हो सकता है। एक स्टूडेंट ने बोला मूवीज वगैरह में क्या होता है, मूवीज वगैरह में कोई कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर या कोई हीरो या एक्ट्रेस हीरोइन मूवी वगैरह में क्या होती है, केम, अपीयर। मूवी में बिगैन, हु फर्स्ट बिगैन, बिगैन का मतलब है शुरू करना, कोई काम को शुरू करना। वॉच भी नहीं होगा, मूवी वो वॉच नहीं कर रहा था, ओके, उसको पहली बार मूवी में अपीयर हुआ। अपीयर होते जैसे एक्टर, प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया। और लास्ट वाला आ जाओ। इस मूवी में ये अपीयर हुआ था, लास्ट वाला। इट वॉज अनदर वेरी डैश कार्टून फिल्म, कार्टून इन कार्टून फिल्म, कार्टून इन इज, पता नहीं कुछ छूट रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ छूट भी रहा है कोई दिक्कत नहीं है, छूट रहा है ना यहाँ पे भी, कोई बात नहीं है, फिर भी आप बना लोगे। ये पॉपुलर, पॉपुलर। चलो भाई अपना आंसर बता दो। आंसर मतलब अपना स्कोर बता दीजिए, उसके बाद मैं समझाती हूँ इसको अच्छे से, ये आंसर क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा। फोर आया है, फाइव आया है, थ्री आया है, एक तो रॉन्ग किया है सबने, फाइव में फाइव भी आया है, फोर, ज्यादातर स्टूडेंट्स का फोर आया है। अच्छा, इजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं था ये, ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं था। काफी दिनों बाद मिले तो मैंने सोचा कि आप लोग को खुश कर दिया जाए एक अच्छा सा पैसेज लाके। धीरे 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 फिर तो लेवल बढ़ाऊंगी। चलो, फोर आया है, फाइव आया है, इतना तेजी से जा रहा है। श्रुति फोर, कुसुम का फाइव आया है, तेजी से कमेंट जा रहा है। आज हमारे स्टूडेंट्स थोड़े से कम दिख रहे हैं, जितने भी हमारे बिहार वाले स्टूडेंट्स होंगे सब एकदम हैंग आउट अपना हटा रहे होंगे। ठीक है, कल होली मनाया होगा तो आज रेस्ट में होंगे, आज थोड़ा कम कम दिख रहे हैं मुझे। चलो मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से समझा रही हूँ। वन ऑफ द, और पूरा पैसेज आपको मैंने बोला है कि एक बार पूरा पैसेज पढ़ लो, और पूरा पैसेज जब आपने पढ़ा होगा तो पॉजिटिव जा रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं बोला है। समटाइम्स क्या होता है, पूरा पैसेज पॉजिटिव जाता है या तो पूरा नेगेटिव जाता है, या कभी कभी कुछ आधा पार्ट पॉजिटिव जाता है आधा नेगेटिव जाता है। यहाँ पे सब अच्छा अच्छा बोला है। सबसे फेमस पीपल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल इन द वर्ल्ड में से कौन थे, एक वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना होगा, डिज्नी कार्टून वगैरह सब, वो सब तो नाम सुना ही होगा आपने। ही वॉल्ट डिज्नी जो कार्टून फिल्म्स वगैरह बनाते थे, मूवीज वगैरह, उन्होंने 16 साल की उम्र में छोड़ दिया स्कूल, और वो आर्ट की पढ़ाई करने लगे फॉर अ डैश पीरियड। अच्छा मुझे बताओ, नैरो का मतलब होता है ना, कोई भी चीज नैरो है, नैरो का मतलब है संकीर्ण है, बहुत चौड़ा नहीं है। तो नैरो ना, नैरो हम एरिया के लिए यूज करते हैं, बहुत नैरो का मतलब होता है बहुत चौड़ा नहीं है, बहुत ओपन नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो नैरो टाइम तो होता नहीं। अब बोलोगे कि मैम लिटिल क्यों नहीं लगाया। लिटिल ना जनरली, लिटिल जनरली हम यूज करते हैं अमाउंट के सेंस में, अमाउंट के सेंस में, और यहाँ पे ना ड्यूरेशन बताया है। अब बोलोगे कि मैम कभी कभी हम लिटिल टाइम भी, तो लिटिल दो तरह से हम यूज करते हैं। एक तो लिटिल का मतलब होता है मात्रा के सेंस में थोड़ा, लिटिल मनी बहुत कम पैसा। लेकिन हम कभी कभी टाइम के सेंस में भी बोलते हैं ना लिटिल टाइम। लिटिल टाइम का मतलब है बहुत कम, ना के बराबर टाइम।
तो उन्होंने ना यहाँ पे ना के बराबर टाइम तक कला नहीं पढ़ा, मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन बताया जा रहा है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है अंतराल, ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के लिए हम लिटिल नहीं बताते। लिटिल का मतलब है कम पीरियड ऑफ टाइम नहीं, फॉर अ शॉर्ट। ड्यूरेशन के लिए हम लिटिल का यूज नहीं करते, ठीक है। हाँ, नैरो हम हमेशा कोई भी चीज में गैप कम है उसके लिए यूज करते हैं। ओके, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे बोलते हैं ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब भी ये पीरियड वर्ड आ गया तो उसके साथ हम शॉर्ट पीरियड लगाते हैं या लॉन्ग पीरियड लगाते हैं। तो शॉर्ट लगाना, डिक्रीज नहीं लगाना। डिक्रीज का मतलब है किसी के द्वारा कोई चीज को कम करना, आपने डिक्रीज किया, कम हुआ, तो ये डिक्रीज पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हाँ, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। किसने बोला कि हम टाइम को काउंट कर सकते हैं? हम मिनट्स को, आवर्स को, सेकेंड्स को काउंट कर सकते हैं। हाउ? अच्छा अच्छा मैम, हम टाइम को काउंट कर सकते हैं ना। रुको 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 रुको, हम आवर्स को काउंट कर सकते हैं, मिनट्स को काउंट कर सकते हैं, ओके, सेकेंड्स को काउंट कर सकते हैं, बट टाइम को नहीं। हाउ मेनी टाइम नहीं होगा, हाउ मच टाइम। तो यहाँ पे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है, छोटे अंतराल। यहाँ पे ड्यूरेशन बुक उसने पढ़ाई की, और 1920s तक, जब तक 1920s आया, ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, उसने कार्टून बनाना शुरू कर दिया था हॉलीवुड में। उसने बहुत सारा कार्टून वॉल्ट डिज्नी ने बनाना शुरू किया था, किसके साथ? अपने भाई के साथ मिलके। तो यहाँ दोस्ती का सेंस तो नहीं जा रहा ना, और मेंबरशिप भी नहीं है कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी चीज की बात कर रहे हैं जहां का आप मेंबर बने हो। मतलब दोनों भाई मिलके, ठीक है, हॉलीवुड में दोनों भाई मिलके कार्टून्स बना रहे थे। तो और रिलेशनशिप भी नहीं, पार्टनरशिप। अच्छा, वेरी गुड, आपने एक टास्क दिया था, मैंने 38 क्लोस्टर्स बना लिया, 80 PQRS बना लिया, वेरी गुड। ओके, तो अपने भाई के साथ पार्टनरशिप में उसने बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा फिल्म्स बनाया। दूसरा, वॉल्ट डिज्नी इज परहैप्स बेस्ट नोन फॉर हिज डैश, सब पॉजिटिव जा रहा है ना। तो डिज्नी अपने जाने जाते हैं, उसने जो मूवी बनाई थी ना, तो डिज्नी जाने ही जाते हैं अपने कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस के लिए। तो यहाँ सेंटेंस यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? डिज्नी जाने जाते हैं अपने बोरिंग कैरेक्टर के लिए। अगर बोरिंग होता तो लोग उसको पसंद क्यों करते? पूरी दुनिया में मिकी माउस को पसंद किया गया, तो बोरिंग तो नहीं होगा। और जनरल कैरेक्टर थोड़ी है मिकी माउस, कोई सामान्य कैरेक्टर नहीं है, सबके लिए नहीं है, सीरियस भी नहीं है। सिंस कार्टून की बात हो रही है, कार्टून फिल्म में कोई सीरियस कैरेक्टर थोड़ी जाएगा। लवेबल, मिकी माउस को सबने बहुत पसंद किया। रिलेशनशिप नहीं होगा, अपने भाई के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी काम किया। दो लोग मिलके मूवी बना रहे हैं, अगर दो लोग जुड़ के कोई मूवी बना रहे हैं, दो लोग जुड़ के कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में थोड़ी हो गया। ओके, कोई रिलेशनशिप बना के थोड़ी किया, दोनों ने पार्टनरशिप में। ओके, और दूसरा कि हु फर्स्ट, मिकी माउस पहली बार इस कार्टून फिल्म स्टीमबोट में मिकी माउस देखने को मिले। तो मिकी माउस हु फर्स्ट, किसी मूवी में क्या होता है, मिकी माउस हु फर्स्ट वॉच तो नहीं होगा। वॉच क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मिकी माउस ने वॉच किया। अगर ऐसा रहता है ना, मिकी माउस वॉज वॉच्ड, पहली बार मिकी माउस को फिल्म में देखा गया, ऑडियंस के द्वारा उसको देखा गया। बट यहाँ मिकी माउस ने थोड़ी देखा कार्टून फिल्म को, मिकी माउस को कार्टून फिल्म में देखा गया। और बिगैन भी नहीं होगा, ओके, बिगैन भी नहीं होगा। हु फर्स्ट बिगैन, बिगैन का मतलब है कोई काम वगैरह शुरू करना। मिकी माउस हु फर्स्ट केम, वो मूवी में कहीं से आया, मूवी नहीं आया, पहली बार इसको इस मूवी में प्रस्तुत किया गया, अपीयर किया गया, अपीयर अपीयर अपीयर। ओके, हु फर्स्ट अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब होता है प्रस्तुत, जैसे कोई एक्टर वगैरह को इस मूवी में ये हीरो अपीयर हुआ, देखने को मिले, ये अपीयर का मतलब है देखने को मिला। ओके, और लास्ट वाला देखो, हाँ, और फिर अनदर,
पहले तो मिकी माउस को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, और दूसरा एक और फिल्म बनाया जिसका नाम था स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। स्ट्रेंज का मतलब होता है बहुत विचित्र, बहुत अटपटा। अटपटा मूवी तो नहीं बनाया जिसको लोगों ने पसंद किया। ओके, लोगों ने इसको बहुत वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। एवरेज भी नहीं बनाया, पॉपुलर बनाया। वॉच इसलिए नहीं होगा ना, वॉच लगा के देखो, ये जो हु फर्स्ट वॉच्ड, अगर मैं यहाँ पे वॉच लगाया तो ऐसा लग रहा है ना मिकी माउस ने मूवी को वॉच किया। मिकी माउस ने मूवी को थोड़ी देखा, मिकी माउस को मूवी में कास्ट किया गया, प्रस्तुत किया गया। मिकी माउस पहली बार उस मूवी में अपीयर हुआ, ठीक है। अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब जैसे कोई हीरो किसी मूवी में अपीयर हो रहा है, स्टेज प्रस्तुत हो रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। केम नहीं होगा, केम का मतलब होता है ना केम का मतलब होता है कहीं से आना। जैसे आई केम एट 7 o'clock, 7 o'clock में कहीं से आई। केम मूवी में कोई केम थोड़ी होता है, थोड़ा लगा के देखो ना। मिकी माउस केम इन अ कार्टून फिल्म, कहीं से आ रहे हैं, कोई जगह से, एक जगह से दूसरे जगह आ रहे हैं, ओके, इसीलिए केम नहीं होगा। अरे मूवी वगैरह में अपीयर होते। सेकंड क्लोस्टर्स पे चले, कहां से केम लगा दोगे? अब किसी मूवी में अपीयर होना है, प्रस्तुत होना है, कास्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। वो केम इन अ मूवी, मूवी में आया। हम लोग की हैबिट है ना डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन कर देंगे, हु केम इन अ कार्टून फिल्म, कार्टून फिल्म में आया वो। ओके, नेक्स्ट। अपीयर होना, कोई हीरो प्रस्तुत किया गया, कास्ट किया गया। चलो जल्दी से इसको बनाओ। मिकी माउस ने वॉच नहीं किया है, मिकी माउस को देखा गया मूवी में। मिकी माउस ने जाके मूवी थोड़ी देखा है पहली बार। मिकी माउस मूवी में सबसे पहली बार मिकी माउस अपीयर हुआ। ये अपीयर एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, इसका बहुत सारा मतलब होता है। एक तो अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, इट अपीयर्स टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चोरी तुमने ही की है। ओके, प्रतीत होना है। एक अपीयर का मतलब होता है सीम्स, और एक अपीयर होना मतलब कहीं पे प्रेजेंट होना, प्रस्तुत होना। अभी विकास को बैठाती हूँ ना, जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं ना, ब्लॉक कर दिया जाए। और मेरे पास तो सिस्टम है, ब्लॉक के बाद फिर अनब्लॉक हो भी नहीं सकते। विकास, जो जो एक बार क्लास को मॉनिटर करो, तो जो क्लास में जो डाउट सॉरी कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहा है ना, सबको ब्लॉक करते जाओ, ब्लॉक होते जाएंगे। एक अपीयर होना, इस दिखाई देना, पहली बार वो मूवी में दिखे हैं।
प्रकट हुए हैं। लास्ट वाला अपीयर हो रहे हो, प्रस्तुत होना, प्रकट होना। लास्ट वाला अच्छा, गुजरात के बाद ना ये गलती से आ गया। यहाँ भी आया है। अच्छा, चलो पहला वाला का आंसर बताइए। अच्छा मेरे को बताओ कि ये डैम्स के बारे में, ये जो डैम वगैरह बनाया जाता है ना, बाढ़ फ्लड वगैरह को रोकने के लिए बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं नदियों पे, डैम्स के बारे में पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव, बस बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले कि ये 5 लाइन का क्लोज पढ़ के आपको क्या समझ में आए। डैम्स के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैं वेट कर रही हूँ, आपने 4 लाइन पढ़ा है तो आपको डैम्स के बारे में क्या लग रहा है, पॉजिटिव बोला या नेगेटिव? नेगेटिव बोला है, हाँ नेगेटिव बोला है। पहले तो अपना आंसर बता देना, आंसर अपना बता दो फिर मैं इसको समझाती हूँ। नेगेटिव बोला है। आयनिकली, आयनिकली का मतलब होता है विडंबना। विडंबना की बात क्या है? ओके, इट्स वेरी, ये तो बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो डैम्स को बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया है उसी की वजह से बाढ़ आ रहा है। ठीक है, बाढ़ जो फ्लड वगैरह आ रहा है, तो नेगेटिव बोला है। चलो पहला का आंसर आपने बताया, कंट्रोल। दूसरा पॉजिटिव नहीं बोला। वैसे तो डैम्स पॉजिटिव सेंस में ही होता है, डैम्स को बाढ़ रोकने के लिए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ना नेगेटिव बोला। ये बोल रहे हैं ना, जो डैम्स को बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया है वही वही बाढ़ का कारण हो जा रहा है। ये डैम्स वगैरह ही ना बाढ़ को ट्रिगर कर रहा है। ट्रिगर करना मतलब उत्तेजित करना, स्टिम्युलेट करना। पहले आप अपना आंसर बता दीजिए फिर मैं उसको समझाती हूँ। मुझे लग रहा है कि सेकंड वाला मुझे लग रहा है कि गलत हो सकता है। रेजिस्ट करना थोड़ी है, रेजिस्ट करना मतलब विरोध करना। फ्लड को आप रेजिस्ट थोड़ी करोगे, फ्लड फ्लड को कंट्रोल करते हैं ना। मेरे को लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स कलेक्शन और रिलीज में, वाटर डैम्स में वाटर को कलेक्ट किया जाता है। ओके, पानी को कलेक्ट किया जाता है, कुछ के दिमाग में ऐसे ही लग रहा, बट यहाँ पे फ्रॉम है। डैम से जो पानी छोड़ा जाता है, डैम से जो पानी रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट 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 रेस्ट्रेंट का मतलब तो बाधित करना है। रेस्ट्रेंट करने का मतलब है रोकना। अच्छा मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट वाला इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। फोर्थ वाला, फोर्थ। जो बच्चे अभी नया नया ज्वाइन किए हैं ना, बिल्कुल निराश नहीं होना है।
अब कुछ को लग रहा है कि मैम बाकी सारे बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं, वो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज आपकी पहली क्लास है, आपका भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। डिवास्टेट, डिवास्टेट करना मतलब तबाह कर देना, डिस्ट्रॉयड कर देना। लास्ट वाला बताना। रिलीज नाउन भी होता है, द वर्ब भी होता है। द रिलीज ऑफ वाटर, द रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स, जेल से जो प्रिजनर को रिलीज किया गया, नाउन वर्ब दोनों होता। प्लंडर करना मतलब लूटना, किसी को लूटना, प्लंडर करना है लूट मार करना। कमी होना, डिप्राइव के, ये ऑफ डिसाइड करेगा। लैक ऑफ, डिवॉइड ऑफ, वंचित हो जा रहा है, कमी हो जा रही है। शॉर्टेज ऑफ, द शॉर्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन डैश, उसको वंचित कर देता है। चलो एक बार अपना आंसर बताइए फिर। डिसेबल का मतलब तो किसी को, किसी के मूवमेंट को अपंग कर देना, डिसेबल कर देना, मूव वगैरह नहीं कर पाना। जल्दी से अपना स्कोर बताइए। फोर आया है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहां से होगा? देखो देखो देखो, चलो मैं अच्छे से समझाती हूँ। आशुतोष का 4 आया है। लड़कियां दिख नहीं रही हैं भाई, सबने इतना होली में हार्ड वर्क किया है ना, मेहनत किया है कि आज एकदम रेस्ट पे चले गए हैं। 4 आया है। प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी तो अलग वर्ड हो गया। लड़कियों को थोड़ा सा जगाना होता है, लड़कियां दिख नहीं रही है, उसके बाद द गर्ल्स दे गेट एक्टिव, दे नीड स्पेशल अटेंशन। अच्छा डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होगा, सब मैं बता रही हूँ, चलो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना मैं एक बार पढ़ रही हूँ। आयनिकली, आयनिकली मतलब अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जो डैम को बनाया गया था फ्लड को रोकने के लिए, ठीक है। आयनिकली द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड वर, जो डैम्स को बनाया गया था फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फ्लड को डोमिनेट नहीं करना, डोमिनेट करना मतलब किसी चीज पे हावी होना, ओके, किसी चीज पे बहुत ज्यादा अपना हावी होना। फ्लड्स को हम डोमिनेट नहीं करते हैं, डोमिनेट हम लोगों पे करते हैं। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। हम फ्लड का विरोध थोड़ी करेंगे, किसी के व्यूज को, किसी के विचारों को, किसी व्यक्ति को रेजिस्ट करते हैं। और फ्लड को हम रिड्यूस नहीं करेंगे। मतलब रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि हाँ हाँ बाढ़ आएगा, बट बाढ़ की मात्रा कम कर देना है। बाढ़ की मात्रा को कम थोड़ी करना है, बाढ़ को कंट्रोल करना है, बाढ़ वाली स्थिति होने ही नहीं देना है, ठीक है। रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस का मतलब होता है कोई भी चीज को मात्रा में कम करना, ठीक है। तो हम बाढ़ को ऐसा थोड़ी है, वर कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस फ्लड। फ्लड आना चाहिए, बाढ़ आना चाहिए, बट कम मात्रा में नहीं, बाढ़ को कंट्रोल करते हैं, ओके, बाढ़ को कंट्रोल करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो डैम बनाया गया था बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसी डैम्स ने ट्रिगर किया है, ट्रिगर करना मतलब उत्तेजित किया है, उसने फ्लड को और बढ़ा दिया है। तो ये तो बहुत ज्यादा आईनी है, ये तो बहुत विडंबना की बात है। जो चीज आप जिसको रोकने के लिए बनाए हैं और उसी डैम के वजह से बाढ़ की स्थिति और बढ़ गई, ओके, ट्रिगर कर दिया। ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रेजोवायर। थोड़ा सा आपने अगर ज्योग्राफी वगैरह का नॉलेज रखा होगा, सेडिमेंटेशन क्या होता है, जैसे कोई टैंकी वगैरह या डैम वगैरह है, डैम के नीचे ना सेडिमेंट्स जम जाते हैं। सेडिमेंट समझ जा रहे हो, और जो रेत और सैंड नीचे ना, जैसे टैंक होता है, टैंक में ही नीचे जब बहुत ज्यादा मिट्टी और रेत जम जाता है तो क्या होता है, पानी ओवरफ्लो करने लगता है। तो ठीक उसी तरह डैम में, बहुत डैम के नीचे बहुत सारे सेडिमेंट्स बैठे हुए थे,
ओके, नीचे बहुत सारा बालू और वो सब जम गया था, जिस वजह से ना पानी ऊपर तक आ गया था। तो जो डैम्स फ्लड रोकने के लिए बनाया गया था वो तो फ्लड का कारण बन गया, पानी ओवरफ्लो करने लगा। इसीलिए डैम्स वगैरह को साफ करते रहते हैं। ठीक है, तो ये डैश है, द डैश ऑफ वाटर, यहाँ तो हम फ्लड को कंट्रोल करते हैं, रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, द डैश ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, ये देखना है आपको। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है और डैम में पानी भर जाता है, तो क्या किया जाता है, डैम से पानी को रिलीज किया जाता है। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत ज्यादा जब बारिश होने लगती है और डैम में पानी भर जा, एक तो डैम में सेडिमेंटेशन है, नीचे सेडिमेंट जमे हुए हैं, बहुत ज्यादा पानी जम जाता है, तो बारिश के दिनों में डैम से पानी छोड़ा जाता है। ओके, द कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लगाए, फ्रॉम नहीं लगाना। अगर यहाँ पे हम कलेक्शन तब रखते हैं ना जब यहाँ पे इन होता, इन डैम्स, डैम में पानी को इकट्ठा करते हैं। बट यहाँ पे बोला है कि बारिश के दिनों में जो डैम से पानी छोड़ा जाता है, रेस्ट्रेंट का मतलब तो स्टॉप हो गया, पानी को रोका नहीं जाता है। ठीक है, फ्रॉम डैम से पानी को रिलीज किया जाता है। अब आप बोलोगे मैम लिबरेशन क्यों नहीं लिखा है, लिबरेशन का मतलब भी तो रिलीज करना हुआ। जनरली लिबरेशन, कोई व्यक्ति कैद में है, ठीक है, कोई व्यक्ति कैद में है, गुलामी में है, उसको हम क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। लिबरेशन लोगों के लिए होता है। ठीक है, बट यहाँ से तो डैम से पानी रिलीज किया जा रहा है। ओके, ये जो लोग कैद में होते हैं ना, इम्प्रिजनमेंट में होते हैं, वहां से लिबरेट किया जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स, डैम से जो पानी छोड़ा जाता है बारिश के दिनों में, ये फ्लड वाली स्थिति को और भी एग्रावेट कर देता है। एग्रावेट करना मतलब सिचुएशन को और भी खराब कर देना। ओके, फ्लड और भी बढ़ जाता है, खास करके महाराष्ट्र और गुजरात में। ये तो थ्रू नहीं होगा ना, इन, ये तो कर लोगे, इन इन हाँ, इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। अमंग तो नहीं होगा, अमंग दो से ज्यादा के लिए होता है और अमंग के साथ एंड नहीं होता है, थ्रू भी नहीं होगा। ओके, एग्रावेटेड द थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात के जरिए नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लड सिचुएशन खराब हो जा रहा है। द फ्लड्स डैश नॉट ओनली, ये जो बाढ़ है ना, सिर्फ लाइफ और प्रॉपर्टी को ही तबाह नहीं करता है, बल्कि सॉइल इरोजन भी कॉज करता है, अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर ले जाता है। तो डिवोर का मतलब होता है, अच्छा आपको याद होगा वोर वर्ड करवाया था मैंने समुद्र मंथन के बैच में, वोर, वोर का मतलब है खाने पीने से रिलेटेड। तो डिवोर करना मतलब निगल जाना, कोई भी चीज बिना चबाए निगल जा रहा है। तो बाढ़ लाइफ और प्रॉपर्टी को निगल थोड़ी रहा है। और प्लंडर का मतलब है लूट, लूट मार करना, तो लूट भी नहीं कर रहा है। स्मैश का मतलब है हिट करना, ये आपको हिट भी नहीं कर रहा है, ये आपके प्रॉपर्टी को डिवास्टेट कर रहा है। डिवास्टेट का मतलब है तबाह करना, डैमेज करना, हिट नहीं कर रहा है। ओके, प्रभावित नहीं कर रहा है। फ्लड की वजह से आपका लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है और सॉइल इरोजन भी हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ये जो सेडिमेंटेशन बहुत खराब चीज है, ये सेडिमेंटेशन नेगेटिव सेंस में, सेडिमेंटेशन की वजह से ही तो बाढ़ आ रहा है, नीचे बहुत रेत वगैरह जम जा रहा है, पानी का लेवल बढ़ जा रहा है। तो ये जो डैम में सेडिमेंटेशन हो जाता है ना, तो ये जितने भी मैदानी क्षेत्र है उसको वंचित कर देता है, क्या चीज से, सिल्ट से। और ये सिल्ट एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। ठीक है, ये फर्टिलाइजर का काम करता है क्रॉप्स के लिए। तो ये जो सिल्ट एक तरह की मिट्टी है, ओके, ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है जो मैदानी क्षेत्र में हेल्प करता है। तो ये सेडिमेंटेशन ना, नेगेटिव सेंस में सेडिमेंटेशन आपके दिमाग में आएगा डिसेबल, डिसेबल कर देना, जैसे किसी चीज के फंक्शन को रोक देना। जैसे आप बोलते हैं ना फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन किसको बोलते हैं, जो चल फिर नहीं पाते हैं। या आपने किसी सिस्टम में भी किसी चीज को डिसेबल कर दिया, उसका फंक्शनिंग को रोक दिया, डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होगा। अब दूसरा चीज याद रखो कि ये सेडिमेंटेशन डैश द प्लेन्स, सेडिमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्लेन्स, सेडिमेंटेशन जो है प्लेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्लेन्स मतलब मैदानी क्षेत्र को ये सेडिमेंटेशन जो जमा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी करता है, डिसेबल थोड़ी करता है, वो मैदानी क्षेत्र को वंचित कर देता है नेचुरल फर्टिलाइजर से। अब आप बोलोगे मैम डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकते, आगे जाके ना ऑफ लगा हुआ, ठीक है, डिस्ट्रॉय द प्लेन्स ऑफ सिल्ट,
ऑफ नहीं लगता, डिस्ट्रॉय के साथ ऑफ नहीं लगता, बट डिप्राइव का मतलब है वंचित। ये सेडिमेंटेशन के वजह से मैदानी क्षेत्र वंचित हो जाते हैं इस नेचुरल फर्टिलाइजर से, जो कि जरूरी। ओके। अरे फर्टिलाइजर किसको, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं माय गॉड, खाद, खाद होता है ना, फर्टिलाइजर हम खाद को बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं। डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होगा ये अच्छा अच्छा देखो देखो, प्लेन्स का मतलब होता है मैदानी क्षेत्र, प्लेन्स तो जानते हो मैदानी क्षेत्र, ओके, गंगा के मैदानी क्षेत्र है। तो सेडिमेंटेशन थोड़ा लगा के देखो तो, डिस्ट्रीब्यूट, ये जो नीचे मिट्टी और रेत बैठ गया है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लेन्स को, मैदानी क्षेत्र को बांट देता है, प्लेन्स को ही बांट दे रहा है, ये तो होगा नहीं, मैदानी क्षेत्र को बांट तो नहीं रहा है, और डिसेबल भी नहीं कर रहा है प्लेन्स को, डिसेबल मतलब उस प्लेन्स का फंक्शन ही खत्म कर दे, हो ही नहीं रहा है, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में आ रहा होगा ना मैम, इस सेडिमेंटेशन की वजह से ना ये मैदानी क्षेत्र डिस्ट्रॉय हो रहा है, ओके, जो उपजाऊ वाला मैदानी क्षेत्र है, ये तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में ये आएगा, बट डिस्ट्रॉय के साथ ऑफ नहीं आता है। ये प्लेन्स को नेचुरल फर्टिलाइजर से डिस्ट्रॉय नहीं करता, वंचित कर, ये होगा ये, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं होगा क्या बोलना है, थोड़ा सा ध्यान देना है ना, सेडिमेंटेशन की वजह से ना दिस प्लेन्स को नेचुरल फर्टिलाइजर सिल्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे देखना है, डिप्राइव के साथ ऑफ। अब आपके दिमाग में आ रहा है मैम हमें कैसे पता चलेगा, यही चीज तो हम यहाँ सीखने के लिए है ना, ओके, आप जाओगे एग्जाम में ये कर दोगे, लेकिन आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑफ लगा है, डिस्ट्रॉय द प्लेन, डिस्ट्रॉय के साथ ऑफ नहीं लगता, यही चीज साक्षी हम लोग यहाँ सीखने के लिए, पहले से आप लोगों को सब चीज थोड़ी पता होगा, पढ़ने के दौरान हम सीखेंगे। खाद नहीं पता इनको, फर्टिलाइजर नहीं पता है, ठीक है ना हालचाल, सिल्ट से बना हुआ, ठीक है, आपके दिमाग से मैम सेडिमेंटेशन ना डिस्ट्रॉय द प्लेन्स ऑफ सिल्ट, डिस्ट्रॉय के साथ ऑफ लगता ही नहीं, ठीक है, ऑफ नहीं लगता है और ये प्लेन्स सिल्ट से थोड़ी बना है, ये प्लेन में मैदानी क्षेत्र में एक फर्टिलाइजर मिलता है जो कि वो वंचित हो जाता है। आगे बढ़े, हम लोगों को पहले से ही सब चीज थोड़ी पता है, आप लोग बैच में एडमिशन लिए है वो सीखने के लिए, जितना गलती करोगे वहां सीखोगे। ऑफ लगा हुआ, डिस्ट्रॉय द डैश ऑफ, ठीक है, चलिए अब मैं क्या करती हूँ ना, पहले आपका PQRS करवाती हूँ, उसके बाद पैसेज करवाऊंगी, पैसेज लास्ट में करेंगे। ऐसे ही हम लोग सीखते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, हर स्टूडेंट को का इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर ऑफ नहीं भी होता ना निरंजन, तो वहां डिस्ट्रॉय का सेंस ही नहीं जा रहा है, वो फर्टिलाइजर से थोड़ी डिस्ट्रॉय कर रहा है, सेडिमेंटेशन फर्टिलाइजर से डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, उस फर्टिलाइजर से उस प्लेन को वंचित कर दे रहा है। ये भगवान, आपकी YouTube क्लासेस देख के नहीं आई हूँ, वहां मैं 2x स्पीड में देखती हूँ, तो आप फिर से रिकॉर्डेड ही देखना 2x स्पीड में, अब यहाँ स्लो लग रहा है, अब मैं इतना जल्दी जल्दी कैसे बोलूंगी, आपको 2x में देखने की हैबिट है तो आप 2x में ही देखो। देखो भाई, अब मेरे को ये सब करेक्ट चाहिए, पहला वाला दिया है, टाइम लीजिए पूरा। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एवरी सोसाइटी, हर समाज का एजुकेशन, हर समाज का एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है, ठीक है, एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट पहलू है एवरी सोसाइटी का, पहला दिया है, अब आपको जोड़ना है, टाइम लीजिए। ऑप्शन से एलिमिनेट करिए,
अब मेरे को बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है बिल्कुल नहीं होगा। देखो सबसे पहले देखो, एजुकेशन हमारे हर समाज का इंपॉर्टेंट पहलू है। क्या ये वाले लाइन का जवाब इसमें मिल रहा है? डी से स्टार्ट हो सकता है, ऐसा बोलोगे? हम एजुकेशन हमारे समाज का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। दिस इज बिकॉज एजुकेशन सिस्टम हेवली फोकस्ड ऑन एग्जामिनेशन। कहीं से भी ना इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, कारण यहाँ पे बता ही नहीं रहा। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट पहलू है, उसके बाद बोलोगे क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम एग्जाम पे आधारित है, इसीलिए समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। डी तो कहीं से लिंक ही नहीं हो रहा है, तो डी हमारा हो ही नहीं सकता। डी हमारा किसी हाल में नहीं हो सकता है। जो बच्चा हमारा डी आंसर दे रहा है ना, नहीं हो सकता है। डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और स्कूल्स प्ले अ क्रिटिक, दिमाग में आएगा। ये जो इट लगा है, ये किसके लिए लगा है? ठीक है, ये इट लगा है, स्कूल्स के लिए तो लगा नहीं है। ओके, स्कूल्स तो प्लूरल है, स्कूल्स के लिए तो दे लगेगा, तो यहाँ तो इट लगा नहीं। इसका मतलब है ये जो इट है ना, एजुकेशन के लिए लगा है। एजुकेशन के लिए लगा है। एजुकेशन हमारे समाज का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। ये हमें सिर्फ नॉलेज ही नहीं देता है, बट हमारे पर्सनालिटी को शेप भी करता है। ये एजुकेशन नाउन है, इसी के लिए एक प्रोनाउन है। इतना कंफर्म हो गया कि हमारा सी से ही शुरू होगा, ये भी हट गया। अब देखो, दो ऑप्शंस तो आराम से एलिमिनेट कर लो। तो मैं स्टूडेंट्स को यही गाइड करती हूँ ना, एग्जाम में भी जाके जल्दी से दो ऑप्शन अपना हटा दो। आपका चॉइस ना अगर 4 में रहे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, तो क्या करना है, फटाफट दो ऑप्शन हटा दो। अब देखो, सी से स्टार्ट होगा। एजुकेशन हमारे को नॉलेज ही नहीं देता, बस हमारे पर्सनालिटी को भी शेप करता है। अब देखो सी पहले, तो उसके बाद देखो क्या है, बी डी ए बी ए। या हाँ, या तो आप दो काम कर सकते हो। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है ना क्योंकि एजुकेशन सिस्टम एग्जामिनेशंस पे बेस्ड है। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स वगैरह को नेग्लेक्ट कर देता है, एग्जाम में जितना नंबर आया उसी पे है। इसका ये जो कारण बताया गया है, ये देखो कि दिस इज बिकॉज, ये कौन से सेंटेंस का कारण बताया, कौन से सेंटेंस का, ये भी देख सकते हो। अब डी से भी डिसाइड कर सकते हो, डी में आखिर कौन से सेंटेंस का कारण बना हुआ है। यहाँ पे ना कुछ नेगेटिव बोला गया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ना हेविली फोकस्ड एग्जामिनेशन पे, नेग्लेक्ट कर देता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को नेग्लेक्ट कर सकता है। इसको एड्रेस करने के लिए स्कूल्स को बहुत सारे ऑलराउंडर वाले इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ है ना जिसका बताया गया है। कुछ एनी आइडिया कि ये डी किसका जवाब दे रहा है? इसका जवाब दे रहा है। देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट schools especially in Asia are not creating all well-rounded individuals। ये बोल रहे हैं, एक चिंता की बात है कि स्कूल में ना, एक खास करके एशिया के स्कूल में ऑल राउंडर वाले इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, इसका कारण बताया। क्योंकि स्कूल से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहा है, स्पोर्ट्स वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब है ना, जो बी में चिंता की कारण बताई जा रही है, उसका मतलब चिंता है, उसका कारण यहाँ बी के तुरंत बाद डी होगा। एग्रीड, बी के तुरंत बाद ही डी होगा, और यहाँ डी के बाद भी, ये तो ऐसे ही हटा और ये ऐसे। और दूसरा एक और चीज ध्यान देना है, ए और बी में कौन सा पहला होगा। देखो पहले तो हम बोलेंगे ना, स्कूल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। ओके, स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल है इन प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हु आर नॉट जस्ट पढ़ाई लिखाई में ही अच्छे नहीं हो, बल्कि सोसाइटी के लिए भी योगदान करें। ये पहले तो इन्होंने बोला एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि ये नॉलेज ही नहीं देता है, हमारे पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। ठीक है, और फिर बोला है इसमें स्कूल्स का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन स्कूल्स का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न दैट स्कूल्स, बट एक चिंता की, स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है, बट चिंता की बात है ना कि स्कूल से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। तो ए के बाद ही बी होगा, बी के बाद ए नहीं होगा। ओके, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों तरीके से आप देखो। अब देखो अगेन पहला वाला दिया है। ओके, पहला वाला एक बार अच्छे से देखो, रीडिंग हैज बीन अ क्रूशियल एस्पेक्ट
रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी ना, तब से लोग रीडिंग कर रहे हैं। सिंस द अर्ली डेज ऑफ इजिप्शियन वाले समय से ही रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट पहलू है हमारे सिविलाइजेशन का। अब देखो कैसे कैसे क्या क्या है। टाइम दीजिए। दो ऑप्शंस को किसी हाल में एलिमिनेट करना है। हड़बड़ाना नहीं है। कुछ भी करके आंसर तो करेक्ट करना है। ओके ओके ओके, ये सब बहुत सारा रॉन्ग करवाने वाला भी होता है। बट देखो, अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में जाएगा ना, मैम रीडिंग की बात हो रही है, रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन का हिस्सा है, तो ये रीडिंग के लिए इट लगाया होगा। ठीक है, इट लगाया होगा तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि हमारा ऑप्शन बी से शुरू होगा, बी से शुरू होगा, बी से शुरू होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा एकदम तुरंत रीडिंग, उसके लिए इट लगा और तुरंत टिक कर देते हैं, फिर जब आंसर की आता है तो कंफ्यूज होने लगते हैं। हम, मुझे लगता है डी से भी हो सकता है। रीडिंग के बारे में बोला है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा, इजिप्शियन के समय से ही रीडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। द कनेक्शन, यहाँ तो रीडिंग के बारे में बोला है, फिर बोला है द कनेक्शन बिटवीन रीडिंग एंड रिफाइनमेंट इज अनडिनाइबल। अनडिनाइबल का मतलब है हम नकार नहीं सकते हैं। दोनों, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतने ही ज्यादा रिफाइंड बनोगे। रिफाइंड का मतलब होता है कल्चर्ड बनोगे, उतने ही ज्यादा सभ्य बनोगे, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग और सभ्यता, सिविलाइजेशन से बात की गई है। तो मेरे को लग रहा है कि डी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। 2 या 4 में से लग रहा है, रुको रुको, क्योंकि एक मिनट बता रही हूँ, दोनों लग सकता है, क्योंकि रीडिंग से रिलेटेड, यहाँ रीडिंग से वाक्य शुरू किया, फिर बोला है रीडिंग और कल्चर, रिफाइनमेंट के बीच में ना, मतलब दोनों को नकारा नहीं जा सकता है। फिर साथ में बोला है बट रिफाइनमेंट का मतलब, रिफाइनमेंट मतलब सभ्यता, सभ्य होना। रिफाइनमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि गुड मैनर्स हो। ओके, यहाँ बोल रहा है रिफाइनमेंट एनकम्पासेस मच मोर देन जस्ट गुड मैनर्स। रिफाइन होने का मतलब सिर्फ अच्छा ही गुड मैनर्स नहीं होता, और भी बहुत सारा चीज होता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा फंसूंगी तो इन दोनों में। मेरे को लग रहा है कि रीडिंग से रिलेटेड यहाँ भी बात की गई है, और रीडिंग से रिलेटेड इट लगा के यहाँ भी बात की गई है, तो मेरा 2 ऑप्शन तो हट गया। ए से तो होगा नहीं। ग्रेट लिटरेचर, पहले तो रीडिंग के बारे में सब बोलेंगे और बाद में एग्जाम्पल दिया है। जितनी भी ग्रेट लिटरेचर है, या तो पोइट्री है या तो पहले तो आप रीडिंग के बारे में बोलोगे ना, फिर उसके बारे में सब बताओगे, लास्ट में एग्जाम्पल दोगे। जितने भी पोइट्रीज, नॉवेल्स है, हमारे इमोशनल नेचर को अफेक्ट करता है। तो मेरा 2 ऑप्शन हट गया, मेरा 2 ऑप्शन हट गया। 2 ऑप्शन ए से इसलिए नहीं होगा ना, पहले तो रीडिंग के बारे में बताओगे कि रीडिंग क्या है,
ओके, रीडिंग इट इज अ कॉम्बिने रीडिंग क्या क्या है, और फिर उसका एग्जाम्पल दोगे कि रीडिंग में चाहे वो पोइट्री हो चाहे वो नॉवल हो, आपके अंदर इफेक्ट डालता है, इसीलिए ए से नहीं होगा। अभी रीडिंग के बारे में बहुत कुछ बोल दिया है। ओके, तो ये तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब मैं क्या यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सी और डी। देखो बी के बाद ए यहाँ भी दिख रहा है, बी के बाद ए यहाँ भी दिख रहा है, तो बी के बाद यही आएगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बी के बाद ए आएगा। मेरे को बस दिख रहा है ना सी के बाद डी और यहाँ डी के बाद सी। अब मैं इसी को अपना हथियार बनाऊं कि दोनों में से कौन सा पहला हो। दोनों में से कौन सा पहला होगा? सी और डी पे ध्यान दो। अब थोड़ा सा मैंने गाइड कर दिया तो आंसर सी और डी में देखो, सी और डी में देखो, रिफाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता है ना कि सिर्फ आपके पास गुड मैनर्स हो, रिफाइनमेंट। और ये ध्यान रखो, हाँ, और ये जो अब आपको पता चल गया होगा कि जो अब ये इट लगा है ना, ये रीडिंग के लिए लगा ही नहीं है, ठीक है। ये जो इट लगा है ये रीडिंग के लिए लगा ही नहीं है, इनफैक्ट ये इट लगा है ये रिफाइनमेंट के लिए। ये बोल रहे हैं रिफाइनमेंट मतलब सभ्य होने का मतलब अच्छा ये नहीं होता है कि सिर्फ आपके पास अच्छा तौर तरीका हो। सभ्य होने का, एक सभ्य व्यक्ति का सिर्फ तौर तरीका अच्छा नहीं होता है। सभ्य होने का मतलब द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सभ्य पर्सन इज अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी और अनसेल्फिशनेस। तो डी के बाद ही सी होगा, डी के बाद ही सी होगा। ओके, तो ये जो इट लगा था ना, ओके, ये जो इट लगा था ये उसके लिए नहीं लगा था। ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज दैट डिफरेंशिएट ह्यूमंस फ्रॉम, ये रिफाइनमेंट ही तो है। ओके, तो सही हो गया, बी से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो बहुत सारा स्टूडेंट्स को लग रहा था ना कि ये रीडिंग इट के लिए लगा है। रीडिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज, रीडिंग थोड़ी है, रीडिंग के पास क्वालिटीज थोड़ी है जो ह्यूमंस को एनिमल से अलग करता है। ऐसा नहीं है ना, रीडिंग थोड़ी ह्यूमंस को रीड कर सिर्फ पढ़ने से थोड़ी ह्यूमंस एनिमल से अलग हो जाएंगे। ये तौर तरीके, ये गुड मैनर्स। ओके, तो ये होगा दैट कनेक्शन बिटवीन रीडिंग एंड ऑल ये। बट रिफाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ अच्छे तौर तरीके। ओके, इसका रिफाइनमेंट का इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज। रिफाइनमेंट एक क्वालिटीज है जो ह्यूमंस को एनिमल से अलग करता है। फिर द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कल्चर्ड पर्सन ये होता। गलत हो गया है। तो कभी कभी ना एग्जाम्स में हम बहुत जल्दबाजी में कर देते हैं, रीडिंग है इट लगा दिया बी से शुरू होगा, बट वो भी पेपर सेटर भी बहुत स्मार्ट होते हैं। नेक्स्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना ये वाला सेंटेंस यहाँ पे आ गया है, यहां से देखना। लैंग्वेज इज अ टूल, ये पहला है, यूज्ड बाय सोसाइटी टू कम्युनिकेट सिंस एंशियंट टाइम्स। लैंग्वेज को, भाषा को एक हथियार बनाया गया है आपस में बातचीत करने के लिए, पुराने समय से लैंग्वेज ही एक टूल का काम करता है। इट लगा था रिफाइनमेंट के लिए। टाइम लीजिए, टाइम लीजिए। दो ऑप्शंस को छाटिए, दो ऑप्शन को किसी हाल में छाटिए, करेक्ट आंसर पे मत जाइए, दो रॉन्ग को हटाइए, आपका आंसर एकदम करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कमेंट पे किसी के आंसर पे मत जाइए, अपने आंसर पे भरोसा करना है।
पहला वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज एक हथियार की तरह यूज किया गया है प्राचीन काल से। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये देयरफॉर का मतलब है इसलिए, यहां भी है देयरफॉर इसलिए, ये सब इसलिए किसका, कौन से सेंटेंस का जवाब दिया जा रहा है? थोड़ा सा ध्यान दो। द एबिलिटी, आप में ये एबिलिटी होना चाहिए था टू मास्टर एंड कम्युनिकेट इन वेरियस लैंग्वेजेस। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर पे आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए था तरह तरह के लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें, ये आपके लिए एक एडवांटेज है। विदाउट द एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी, यहाँ भी एबिलिटी मतलब थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले सी के तुरंत बाद डी होगा। ओके, सी के तुरंत बाद डी होगा, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, थोड़ा ध्यान दो। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में द एबिलिटी टू मास्टर एंड कम्युनिकेट इन वेरियस लैंग्वेजेस, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हम बहुत सारे भाषाओं में कम्युनिकेट कर पाए। अगर हमारे पास द एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी नहीं होगी तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो सी के बाद ही डी होगा, ठीक है, सी के तुरंत बाद डी होगा। ये बोल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करना आना चाहिए। अगर विदाउट द एबिलिटी, अगर हम वेरियस लैंग्वेजेस में नहीं बोल पाएंगे ना, तो ये तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, दूसरे रेसेस के लोगों, सी के तुरंत बाद डी, यहाँ ना, यहाँ सी के बाद बहुत दूर में डी दिया है, सी के तुरंत बाद डी होना चाहिए। तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी सी के बाद डी है, यहाँ भी सी के बाद डी है, और यहाँ भी सी के बाद डी। और थोड़ा देखना है ना कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा टूल बन गया है। तो देयरफॉर ये वाला, इस पहला वाला का जवाब नहीं हो सकता है। देयरफॉर स्कूल सच एज फुल बोर्डिंग फॉर एग्जांपल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। पहले तो हम बोलेंगे ना कि स्टूडेंट्स को बहुत सारे लैंग्वेजेस में बात करना सीखना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे स्कूल्स में ना 5 तरह का लैंग्वेज सिखाया जाता है। तो पहले तो हम बोलेंगे कि हमें बहुत सारे भाषाओं में बात करना सीखना चाहिए ताकि हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ लोगों के साथ बातचीत करें, और इसीलिए बहुत सारे स्कूल्स ना ये सब करते हैं। तो ए तो नहीं होगा ना, ए से तो स्टार्ट नहीं हो, ए से तो स्टार्ट नहीं हो। अब दूसरा देख लो, बी से होगा। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा हथियार है, प्राचीन काल से चला जा रहा है, इसीलिए बी से होगा। देखो बी से होगा, इसलिए मेनी बेनिफिट्स विल बी ऑब्टेन्ड। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा हथियार है, प्राचीन काल से चला जा रहा है, इसीलिए तो बहुत सारे फायदे मिल रहा है जिसको बहुत सारा लैंग्वेजेस आता है। पहले तो हम बोलेंगे ना हमें बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखना होगा ताकि हमको बेनिफिट मिले, तो बी भी नहीं होगा। आंसर इज फर्स्ट, ठीक है, आंसर इज फर्स्ट। देखो अब क्या है, ये बोल रहे हैं लैंग्वेज प्राचीन काल से चला आ रहा है, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमें बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखना होगा, ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बिना हमें मुश्किल हो जाएगी लोगों से बातचीत करने, और इसीलिए स्कूल्स क्या कर रहे हैं, इसीलिए देयरफॉर मेनी बेनिफिट्स विल बी ऑब्टेन्ड। जो और बहुत सारे लैंग्वेजेस अपने मदर टंग के अलावा बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख रहे हैं ना, उसको बहुत सारा फायदा होगा, और इसीलिए तो देयरफॉर बहुत सारे स्कूल्स प्रमोट कर रहे हैं ये होगा। आज लग रहा है कि मैंने खतरनाक वाला लेके आ गई। नेक्स्ट, एक मिनट देखती हूँ, और है, अच्छा टाइम लीजिए। मोबाइल फोन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर फोन। इट इज अ डिवाइस मेनली यूज्ड फॉर अ
वॉइस कॉल, मोबाइल फोन के बारे में बोला है, शुरू हो जाओ, उसके बाद कौन सा होगा? मैं बार बार बोल रही हूं ना, 2 ऑप्शंस को किसी हाल में छांटिए। अभी मैं S1 S6 भी लाऊंगी, सीडीएस वाले बच्चों का डिमांड था। एकदम टेंशन नहीं लेने का है, सीखना तो हमें किसी हाल में है। और जितने भी बच्चों का मैं इंटरव्यू लेती हूँ ना तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका हाईलाइट रहता है कि मैम आपने PQRS में जो एलिमिनेशन वाला ऑप्शन सिखाया था ना, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का, बहुत फायदेमंद हुआ। क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये सब तो आपसे इम्प्रूव हुआ है। शुरू में ना बहुत परेशान रहते थे, ठीक है, शुरू में बहुत परेशान रहते थे, बट धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता। क्या करोगे? मोबाइल फोन को सेलुलर फोन भी बोला जाता है, और ये यूज किया जाता है वॉइस कॉल के लिए, बातचीत करने के लिए। अब इतना सारा सेंटेंस आ गया, और इसका ना कोई रूल वगैरह नहीं होता है, जैसा सेंटेंस वैसा ट्रिक है। अब मेरे पास एक सेंटेंस आ गया, अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगी। यहाँ पे दिया हेंस, हेंस का मतलब इसलिए, इसलिए इसे स्मार्टफोन कहा जाता है। तो क्या ये वाले का आंसर इसमें मिल रहा है? मोबाइल फोन को हम बातचीत के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इसको स्मार्टफोन बोलते हैं। भाई स्मार्टफोन तभी हम बोलेंगे ना जब वो बहुत सारा स्मार्ट है, बहुत सारा काम करने में। तो कहीं से भी ना स्मार्टफोन बातचीत में, मोबाइल फोन को बातचीत में यूज करते हैं, इसलिए स्मार्टफोन बोलते हैं। तो सी से तो शुरू ही नहीं हो, सी से तो शुरू ही नहीं हो। ओके, हाँ, सी से नहीं शुरू होगा। अब मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को CD दिख रहा है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे DC दिख रहा है, और यहाँ भी मेरे को DC दिख रहा है। तो मैं देखूंगी कि ये दोनों कहीं से लिंक है। टुडे मोबाइल फोन्स, आज मोबाइल फोन्स डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है। इसके पास बहुत सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे वॉइस कॉलिंग, वीडियो चैटिंग, टेक्स्ट मैसेज, SMS, इतना सारा फोटोग्राफी। इसका मतलब है इतना सारा काम कर रहा है, ये स्मार्ट है ना, इतना सारा काम कर रहा है, इसीलिए तो हम इसको स्मार्टफोन बोलते हैं। तो D के तुरंत बाद C आएगा, D के तुरंत बाद C आएगा ना। C के बाद D नहीं आए। अब आप बोलोगे D के बाद यहाँ भी C है, D के बाद यहाँ भी C है, लेकिन D के इतने दूर बाद C थोड़ी आएगा, इतना काम कर रहा है, इसीलिए तो उसको स्मार्टफोन बोलते हैं। D के तुरंत बाद C। आंसर इज ABCD। पहले तो इन्होंने मोबाइल, भी आंसर होगा, मोबाइल फोन के बारे में बोला है कि सेलुलर फोन पे बोला, बोले प्रेजेंटली, यहाँ से शुरू किया। आज के डेट में ना टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया और हमारा लाइफ इजी कर दिया है। फिर इन्होंने बोला है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा लाइफ कैसे कैसे इजी हो गया। टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ को इजी कर दिया है। हाँ, इजी कैसे हुआ? एक जगह बैठे बैठे हम पूरे दुनिया के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, दुनिया के लोगों से B के बाद कनेक्ट हो सकते हैं, फिर ये काम कर सकते हैं, इसीलिए तो बोले। ओके, सही हो गया। देखो ये सब क्लोज टेस्ट बनाओगे ना इस तरह का, तो आप चारों तरफ से दिमाग लगाओ, ठीक है। फिर इजी वाला एग्जाम में एक लेवल इजी ही आता है, वैसे ये एग्जाम्स का ही है। और एक मिनट, एक ही है ना उसके बाद, हाँ सॉरी, पैसेज करवाऊंगी इसके। पहला वाला क्वेश्चन देख लेना। हाई अल्टीट्यूड क्लाइंबिंग इज स्टिल वेरी डेंजरस। ऊंचे हाइट पे आप क्लाइंब करते हो ना, अभी भी बहुत डेंजरस है। डिस्पाइट ऑक्सीजन मास्क और अदर बहुत सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने के बावजूद भी, जो हमारे मॉडर्न जो चढ़ाई करते हैं माउंटेन्स में, ये अपने साथ ये सब ले जाते हैं, ऑक्सीजन मास्क और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट, बट फिर भी डेंजरस होता है।
मैं आप लोगों से पूछूंगी, पहले तो मुझे बताओ कि क्या बी से शुरू हो सकता है? बी से शुरू होगा? बच्चों बी सी डी ये बोल रहा है ना, देखो देखो देखो, वही बी से बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे जो हिज लगा है किसके लिए लगा है? यहाँ पे जो हिज लगा है किसके लिए लगा? अगर आप बोल रहे हो ना कि मैम तो यहाँ पे क्लाइंबर्स है, और क्लाइंबर्स प्लूरल है, ठीक है, क्लाइंबर्स के लिए लगा है, क्लाइंबर जो लोग चढ़ाई करते हैं उसी के लिए लगा है ना, तो क्लाइंबर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हिज नहीं लगेगा ना। अगर ये क्लाइंबर्स के लिए लगता तो यहाँ पे देर लगता, थ्रू आउट देयर जर्नी, दैट इज ओके, ठीक है। हाँ, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि आप बोलोगे कि मैम ये क्वेश्चन के बाद बी पहला आना चाहिए। तो ये जो हिज लगा है ये क्लाइंबर्स के लिए नहीं लगा है, क्योंकि क्लाइंबर्स तो प्लूरल है, उसके लिए दे लगता, तो बी तो होगा ही, बी तो नहीं होगा। और आप देख रहे हो यहाँ बहुत सारे क्लाइंबर्स की बात हो रही है, और यहाँ इज द स्टेमिना ऑफ द क्लाइंबर, यहाँ एक क्लाइंबर की बात हो रही है, एक क्लाइंबर का स्टेमिना। तो इसका मतलब है कि ये जो क्लाइंबर है ना उसी के लिए ये हिज लगा है, या ये अकेला वाला क्लाइंबर है उसी के लिए ही लगा है, अकेला अकेला क्लाइंबर। तो ये तो वैसे ही हट गया। अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और ये ध्यान रखना है ना कि ए के बाद ही सी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लाइंबर के लिए लगा है तो ही इसके लिए, या ए के बाद ही सी आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या किया है इन्होंने, सी के बाद ये भी ये हट गया, और यहाँ ए के बाद ही सी आएगा, ए के बाद ही सी आएगा, तो यहाँ भी तो ए के बाद सी है, ठीक है, और यहाँ भी तो ए के बाद सी है। और दूसरी बात क्या है ना, ए के बाद सी आएगा, और दूसरी बात है कि ए के बाद ही बी आएगा, ए के बाद ही बी आएगा, तो ए के बाद बी यहाँ भी है, और ए के बाद बी यहाँ भी है, तो अब कम से कम हमारा दो ऑप्शन तो छट गया। अब हम लोगों का पूरा ध्यान किस पे जाएगा, इन दोनों पे, ठीक है, इन दोनों पे जाएगा। ओके, तो अब देखो, दीज ऑफ कोर्स, दीज ये चीजें ऑफ कोर्स आर इंडिस्पेंसिबल एक्सेसरीज ऑफ क्लाइंबिंग। ये दीज किसके लिए लगा है? ये दीज किसके लिए लगा है? वैसे आंसर ए बी सी डी है। ए बी सी डी है। देखो ये बोल रहे हैं कि जब हम ऊपर चढ़ाई करते हैं ना तो अपने साथ ऑक्सीजन मास्क ले जाते हैं और भी इक्विपमेंट ले जाते हैं, ठीक है, इसके लिए लगा दीज। ये जो इक्विपमेंट है ना, ऑक्सीजन मास्क और ये इक्विपमेंट, ये बहुत जरूरी है, ओके ये, बट मोर इम्पोर्टेंट इज द स्टेमिना ऑफ द क्लाइंबर, ठीक है। नो डाउट ये जो अपने साथ ऑक्सीजन वगैरह ले जा रहे हैं ये तो इम्पोर्टेंट ये है, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस क्लाइंबर में कितनी एनर्जी है। तो ये जो दीज प्रोनाउन लगा है ना इसके लिए, तो ए से शुरू होगा, ए से शुरू होगा, ठीक है। तो ए से तो यहाँ भी शुरू है, और फिर बोल रहे हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर ये क्लाइंबर के लिए बोला है, थ्रू आउट हिज जर्नी, डेथ तो उसका कंपेनियन होता है, ओके, डेथ मतलब हमेशा वो डरा रहता है कब डेथ हो जाए, इतना खतरनाक रहेगा, तो उसके लिए एवरी इंच उसको ध्यान से करना होता है, ठीक है, क्योंकि उसको डर रहता है ना कब क्या हादसा हो जाए। और लास्ट में एक कंक्लूजन दिया है, इसीलिए इतना खतरनाक है, इसीलिए हर क्लाइंबर को अपने साथ एक गाइड ले लेना चाहिए। तो लास्ट वाला में डी आएगा, डी बीच में नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ इसीलिए वो बेचारा जा रहा है, अपने साथ उसका डेथ है, उसको हर एक कदम फूक फूक कर चलना होगा कब उसके साथ आपदा हो जाए। और लास्ट में बोला है और दैट इज वाई, खतरा है, दैट इज वाई वहां का एक लोकल गाइड ले लेना चाहिए। एबीसीडी, लेकिन एबीसीडी करने का मन नहीं होता है ना, ओके। आज थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है, आ जाओ पैसेज पे आ जाओ अभी। मैं तो ये देख देख के ना मेरे को एक पिक्चर याद आ रहा है,
मतलब मेरे दिमाग में भी आ रहा है, मैं सही बोला है। मैं भी अभी गई थी कश्मीर, ये सब देख देख के ना मुझे वो सब सीन याद आ जा रहा है। मैं कश्मीर गई थी तो मैं पहलगांव गई थी, तो पहलगांव में ऊपर की चढ़ाई हॉर्स से करना होता है, ठीक है। ये सब आज कोई हाँ हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज। तो मैं घोड़े पे बैठी थी और मेरा वाला जो घोड़ा था ना, पता नहीं मुझे डरा रहा था। मैं तो सोच रही थी कि मैं आगे अपनी लाइफ में पढ़ा भी पाऊंगी या नहीं पढ़ा पाऊंगी। मतलब इतना ज्यादा उसने मेरे को परेशान किया। खतरा क्या कर रहा था, नीचे पूरा खाई है, माउंटेन है, नदी बह रही है, और ये एकदम साइड 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 साइड, बाकी सर का घोड़ा, मेरी डॉटर्स का घोड़ा सब सही जा रहा था, मेरे वाले घोड़ा ना एकदम सब साइड साइड से जा रहा था। अब मैं नीचे देख रही थी, मैं नीचे देख रही थी ना, अब मैं क्या बोलूं, भगवान पे छोड़ दिया था कि सही सलामत वापस पहुंचा दीजिएगा। मतलब मैंने भी ऐसा एडवेंचर किया कि पूरे रास्ते ना पहलगांव में मैं सीन क्या एंजॉय करूं। मैं पूरे समय थी कि ये क्यों चला जा रहा है कॉर्नर में, कॉर्नर कॉर्नर में जा रहा है। तो फिर मुझे वही डर लग रहा था कि भाई सब एडवेंचर बड़ा खतरनाक होता है। इज वेरी अफ्रेड। लास्ट में मैंने सोच लिया था ना, पूरा अपने लाइफ को घोड़े पे छोड़ दिया था भाई। और मैंने एक कंक्लूजन किया कि घोड़े जितना स्मार्ट एनिमल कुछ कोई नहीं होता। इतने ज्यादा लग रहा था ना कि पत्थर है इधर उधर, वो कैसे चलेगा, लेकिन वो अपना रास्ता बनाने जा रहा। मतलब मैंने पूरे अपनी लाइफ का डोर इस घोड़े पे छोड़ दिया, ये सही सलामत था। पता नहीं क्यों डरा रहा था। घोड़े के साथ नहीं, बार्गेनिंग नहीं की थी। चलो आज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेते हैं। एक बार आपको पैसेज का क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। नहीं नहीं, वो खच्चर नहीं था, ठीक है, वो म्यूल नहीं था, वो घोड़ा था। ओके, वो घोड़ा था, लेकिन मैंने ये देखा ना, घोड़े जितना इंटेलिजेंट जानवर कोई नहीं। और उसके साथ साथ और होते हैं ना घोड़े चलाने, मतलब घोड़ा जो नीचे ले लेके घोड़े को गाइड करते हैं। एक बार तो मुझे ऐसा फीलिंग आया ना कि मतलब मुझे उस पे भरोसा नहीं था जो गाइड था, घोड़े पे लास्ट तक मुझे भरोसा हो गया था। बाद में आपको हॉर्स को खरीद लेना चाहिए था, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मुझे लगा ना कि मैं क्या करूं। चलो एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। लेकिन वो घोड़ा वाला जो है ना, डॉग ले जाते हैं। घोड़ा वाला बोला, उसने क्या किया था ना, जो घोड़ा वाला गाइड होता है ना, बोल रहे हैं कि मैम आपके फैमिली में ना आपके डॉटर्स डर रहे हैं और सर भी थोड़ा डर रहे हैं। मतलब उन लोग का क्या, सर का घोड़ा आगे था, वही लीड कर रहा था। तो उसने क्या किया था ना कि बोल रहा मैम आपको डर नहीं लग रहा है। डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं अपने डर को छुपा के रखी हुई थी। तो उसको लगा ना कि इनको डर नहीं लग रहा था, तो इसने मुझे ग्रांटेड ले लिया और ये मेरे घोड़े पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। ओके, इसने क्या किया, डर तो सबको लग रहा था, लेकिन मैं तो अपना डर ना छुपा के रखी हुई थी, मेरे फेस से वो नहीं लग रहा था। उसने मेरे को ग्रांटेड ले लिया, इसलिए मेरे घोड़े पे वो ध्यान नहीं दे रहा था। हम्म, सही बोल रहे हो, कहीं कोना में पानी पीने चला जा रहा है घोड़ा एंड ऑल, बहुत खतरनाक था। चलो आ जाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। सही बोला, अभी मैं याद करती हूँ ना, लाइफ में वो खतरनाक वाला एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। पैसेज बना लिया जाए। आज हमारा PQRS हम लोगों का बहुत टाइम ले लिया है। नहीं नहीं, मेरे को तो फिर नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है, टाइम लगेगा। इस पैसेज को मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर दूंगी। PQRS आज बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। अगर अब डर जाती तो वो भी डर आता है। नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। हॉर्स राइडिंग, माय गॉड, बट कश्मीर इज अ वेरी गुड प्लेस। चलो इसको नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। आप लोग का जब एग्जाम्स हो जाएगा ना, तो जाके विजिट करना कश्मीर। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। हाँ, और जो सिक्योरिटी को लेकर हम लोग डरे हुए हैं ना, वो सब अभी सब ठीक है।
ओके मुझे कहीं से वैसा फील नहीं हुआ कि सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम है। 370 हटने के बाद फिर तो कोविड वगैरह आ गया, बट इट्स अ वेरी सेफ प्लेस। ये जो आप लोग बोलते हो ना कि मैं तो स्विट्जरलैंड जाऊंगा, मैं तो दुबई जाऊंगा, मैं तो यहाँ जाऊंगा, मैं तो एल्प्स का ट्रैकिंग करूंगा, सबसे पहले हम अपनी कश्मीर को घूमेंगे, उसके बाद ही कहीं जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फॉरेन मत जाओ, अब जाओ, लेकिन पहले अपने कश्मीर को देख लीजिए, जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं ना, हेवन ऑन अर्थ वगैरह बोलते हैं, ये रियली में है, ये रियली में है। तो एक बार अपने कंट्री के सब प्लेस को विजिट करिए। ओके उसके बाद हम लोग बाहर घूमने जाना है, अभी अपने कंट्री में करिए, अपने कंट्री में भी बहुत सारा चीज है। अगर मैं इंडियंस का फोटोज वहां से लोगों का फोटो हटा दूं ना और सिर्फ कश्मीर दिखाऊं तो वो स्विट्जरलैंड ही लगेगा, इनफैक्ट उससे अच्छा भी लगेगा। इनफैक्ट उससे वो तो लोग से पता चल जाता है कि ये कश्मीर है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। ओके अच्छा मैम मैं कश्मीर से ही हूँ। हाँ तो मुझे मुझे बहुत मन हो रहा है ना कि मैं एक कश्मीर का जो जो फोटोग्राफ्स है जो मैंने दूध पथरी और गुलमर्ग और पहलगांव में जो फोटो सीन्स लिया है, एक बार मैं उसको अपने यूट्यूब पे डालूं। वी शुड प्रमोट आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री की ब्यूटी को प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो डरे हुए हैं ना कि अरे वहाँ ये वो, कुछ नहीं है, सब सब ठीक ठाक है, आप घूम सकते हो। हाँ उत्तरा बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज, अरे और भी बहुत सुंदर है। नेक्स्ट विजिट आई हैव प्लान्ड, नेक्स्ट विजिट आई हैव प्लान्ड, जब भी छुट्टी मिलेगी केरला, ठीक है। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट विजिट, माय डॉटर्स एंड ऑल ना दे आर वेरी एक्साइटेड, दुबई। दुबई में मैं उनको क्या, बुर्ज खलीफा तुम्हें देखना है, बिल्डिंग्स मॉल्स वही सब देखने को मिलेगा, वो भी खराब नहीं है, वो भी अच्छा है, बट पहले ये सब देख लेना। ओके ये सब देख लो, उसके बाद फिर कहीं बाहर जाना है। हाँ मैं उसमें सीन्स वगैरह जो जो मैंने एक्सप्लोर किया है, हाँ अब पूरा फैमिली फोटोज वोटोज नहीं डालूंगी, फैमिली फोटोज वगैरह नहीं डालेंगे। पैसा कश्मीर जाने के लिए ना, कश्मीर जाने के लिए आपको इतना पैसा की जरूरत नहीं है। ओके कश्मीर जाने के लिए आपको, स्विट्जरलैंड दुबई जाने के लिए हम नहीं जाएंगे, हम अपना कश्मीर ही घूमेंगे। बहुत सुंदर है बहुत। अभी मैंने अपना फोटो खुद, हाँ मैम आपको स्पेशल सिक्योरिटी मिला होगा, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं कौन हूं, ठीक है मैं कौन हूं कि मेरे को सिक्योरिटी मिलेगा, ठीक है। आपको स्पेशल और बिना बिना स्पेशल सिक्योरिटी का ही सब घूम रहा है, ठीक है। एक मन में बैठा हुआ है कि, लेकिन अभी वहाँ के चीजें बहुत अच्छी हो गई है। और दूसरी बात है कि मुझे लगा ना वहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। मुझे मतलब ऐसा लगा 4 दिन के लिए वो हम लोग को एकदम गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे, और उनका यही रिक्वेस्ट था कि मैम जब आप जाओगे ना अपने घर वापस तो आप लोगों को बताना, ओके, ताकि लोग आए, ओके, हमारा भी एम्प्लॉयमेंट हो और टूरिज्म प्रमोट हो। तो मैंने उन्हें बोला है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊं। चलो एंड किया जाए। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना होटल डिसाइड कर लो, आप अपना होटल डिसाइड कर लो, हर तरह का होटल है, हर तरह के होटल है, हर तरह का चीज है। आप लोग तो यंगस्टर्स हो, आप तो घोड़े में बैठ के आराम से डरोगे भी नहीं। वीडियो डाल देना।